प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप सभी अध्ययन करने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम के व्याकरण का, यानी उससे पाठ से संबंधित संधि विच्छेद एवं समास, मौखिक प्रश्न तथा लिखित प्रश्न के उत्तरों का। तो जो भी छात्र या छात्राएं इससे पहले वाले वीडियो को ध्यान से नहीं देखे हैं, वो आवश्यक रूप से पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसे समझ लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात उसे अपने नोटबुक्स में भी लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को देखने से उन्हें पूर्व ज्ञान के आधार पर समझने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं, आपका जो है ये क्लास 10th का है, पीयूषम द्वितीय भागा, द्वितीय पाठ का भी है। द्वितीय पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम और पृष्ठ संख्या है 10। दिया है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद से पहले आप लोगों ने शब्दार्थ को समझ पढ़ लिया है। संधि विच्छेद दिया है। संधि विच्छेद से बहुत सारे प्रश्न आते भी हैं परीक्षा में, और प्रश्न आए या न आए कोई ज़रूरी नहीं है हमें कि हम सिर्फ जो परीक्षा में पूछे उसी के लिए ही पढ़ें। आप भाषा सीख रहे हैं, आप भाषा को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, कारक, विभक्ति, वचन, इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप भाषा को सीखेंगे। इसलिए भाषा नहीं सीखते हैं या हम पढ़ाई इस उद्देश्य से नहीं करते हैं कि हम केवल परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं, बल्कि आप सभी को पढ़ाई इसलिए करनी है, भाषा इसलिए सीखनी है कि आप उस भाषा का अच्छे से ज्ञान अर्जित कर सकें और उस भाषा को किसी दूसरे भाषा में अनुवादित कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है व्याकरण, और व्याकरण में ही आता है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में क्या कह रहा है? पहले दे दिया है शब्द, दिया है नगरेष्वयंततम। अब कह रहा है इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो आप लोग को पता है कि दो वर्णों के मेल से संधि बनती है और दो वर्णों को अलग करने से ही संधि विच्छेद हो जाती है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो है सौ के बाद जो व बना है, यहीं से यहाँ पर तोड़ा गया है, यानी अलग अलग किया गया है, विच्छेद किया गया है। नगरेषु धन अन्यतमम, ठीक है, और इसमें होगी यण संधि। दूसरा दिया है वसद्विचित्रम। वसद्विचित्रम, यहाँ देखिए संधि विच्छेद किया है, वसत धन विचित्रम। यहाँ तो है और यहाँ द हो गया है, ठीक है। तो ये आपका व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन के सामने व्यंजन आया है और जिसके वजह से इसमें परिवर्तन हुआ है, तो व्यंजन संधि है। तो के जगह पे द हो गया है, ये आपका आएगा जसंत झलाम जस झसी के अनुसार। इसलिए अब देखिए, बहुत डिटेल में यहाँ अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। जब संधि पढ़ाएंगे तब उसके लिए प्रयास करेंगे, समझाएंगे उसमें। अभी संक्षेप में ही बता रहे हैं कि किसमें कौन सी संधि है। हालांकि इसमें प्रश्न केवल संधि विच्छेद दिया है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को संधि भी साथ साथ में समझना आवश्यक है। यहाँ दिया है गंगायास तीरे। ये जो स है ना, स विसर्ग के लगने की वजह से परिवर्तित हुआ है। किसके लगने से परिवर्तित हुआ है? विसर्ग के लगने से परिवर्तित हुआ है।
यहाँ देखिए विसर्ग है, यहाँ है व्यंजन। तो विसर्ग के सामने जब व्यंजन आता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। इसका सूत्र होता है विसर्जनीयस्य सह। तो ये आपका आप ऐसे लिख सकते हैं विसर्ग संधि। ठीक है। उसके बाद दिया है समागतः, सम धन आगतः। देखिए सम धन आगतः, यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ पर स्वर है। यह भी आपका व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि आप लिख सकते हैं यहाँ पे व्यंजन संधि। उसके बाद दिया है ग्रामो या अयम, यहाँ ग्रामः धन अयम। ग्रामः धन अयम विसर्ग संधि है और ये उत्व संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं। आगे दिया है सर्वदा क्रांतम, सर्वदा धन आक्रांतम। ये आपका स्वर संधि है और स्वर संधि में यह दीर्घ संधि। स्वर संधि में यह आपका दीर्घ संधि। उसी तरह से नीचे दिया है कालांतरेण, काल अंतरेण, काल धन अंतरेण। इसमें भी अ है और इसमें भी अ है, दोनों के मिलने से आ हो गया है, यानी कि ये भी आपका दीर्घ संधि है। चलिए अब देखिए, इतना बड़ा शब्द वहाँ पढ़ना पड़ता था गद्यांश में, और यही संधि का जब ज्ञान हो जाता है तो उच्चारण करते समय हम इसे अलग अलग शब्दों में बोल सकते हैं। जैसे अति उत्कृष्टा आसीत इति, ऐसे आराम से बोल सकते हैं। ठीक है। तो उच्चारण गलत नहीं होगा और साथ ही साथ उसका भाव भी प्रकट होगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है। चलिए अति और उत्कृष्टा ये दोनों शब्द मिलेंगे, यानी कि इसमें संधि होगी तो ये वो आपका यड़ संधि हो जाएगा। और यहाँ पर आपका उत्कृष्टा और आसीत होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और आसीत और इति होगी मिला करके, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। यानी इसमें कौन कौन सी संधि होने वाली है? यानी यड़ भी है और यड़ के साथ साथ दीर्घ भी है और व्यंजन संधि भी है। चलिए आप लोग सुन के भी उतना लिख सकते हैं। उसके बाद से दिया है सादरम, सधन आदरम। ये आपका हो गया स्वर संधि में दीर्घ संधि। सो में अ है और यहाँ पर आ है, अ और आ मिल करके होगा दीर्घ, तो ये आपका हो गया दीर्घ संधि। उसके बाद से दिया है अत्रोपवर्ष वर्षाविह। देखो बच्चों, अत्र उपवर्ष वर्षौ, उसके बाद दिया है इह। अलग अलग कैसे किया है? यहाँ पर आपका त्र में ओ हो गया है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर गुण संधि हो गया है। और यहाँ दिया है उपवर्षौ इह, तो यहाँ पर आपका अयादि संधि हो गया है। यानी यहाँ गुण संधि और यहाँ पर अयादि संधि। गुण और अयादि, गुण और अयादि संधि। उसके बाद दिया है पाणिनि पिंगलाविह। संधि विच्छेद क्या होगा? पाणिनि पिंगलौ धन इह। इसमें भी आपका यानी यहाँ पर वर्षौ धन इह हो गया है अयादि,
यहाँ पर भी होगा औ के आगे ई जब आएगा तो हो जाएगा आपका अयादि संधि। अब दिया है नगरस्यास्य, तो यहाँ हो गया नगरस्य और यहाँ हो गया अस्य, दोनों में षष्ठी विभक्ति है। अब देखिए इसमें आपका हो गया दीर्घ संधि। यहाँ दिया है पुष्पाश्रिता, पुष्प धन आश्रिता, ये भी आपका होगा दीर्घ संधि, क्योंकि जब ओ के आगे ओ आए या आ आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। उसी तरह से जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के आगे ह्रस्व ई या दीर्घ आए तो आपका दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका अ से संबंधित ये दोनों ही उदाहरण थे। अब दिया है उत्सवाश्च, उत्सवाह धन च, यहाँ विसर्ग है और सामान्य परिभाषा में विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो आपका क्या हो जाता है, विसर्ग संधि हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है नगरेस्मिन, नगरे अस्मिन, नगरे धन अस्मिन, यहाँ पर आपका होगा पूर्व रूप संधि एंग पदान्तादन्ति। दूसरा है शब्दो अपि, शब्दः धन अपि, यह आपका होगा विसर्ग संधि। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद व्यंजन स्वर आया है तो ये आपका होगा विसर्ग संधि। और ये आपका होगा तो पूर्व रूप। पूर्व रूप के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा है। पूर्व रूप संधि, यहाँ पूर्व रूप संधि लिखिएगा। यहाँ दिया है पटनेति, पटना धन इति, आ के आगे अगर ई आए तो क्या हो जाता है, ओ और आ के आगे अगर ह्रस्व ई या दीर्घ आए तो क्या होता है, ये आपका हो जाएगा गुण संधि। ये भी स्वर संधि क्या है प्रकार है। निर्गतः, इसका संधि विच्छेद होगा निह धन गतः, यहाँ विसर्ग है, सामान्य सी बात है, विसर्ग के आगे व्यंजन आया है तो ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। उसके बाद दिया है अस्योत्तरश्याम, ओ लग गया है तो समझिए कि ओ लगा है ओ ए अर मतलब गुण संधि। तो यहाँ पर अस्य धन उत्तरश्याम, यानी ये इसमें भी आपका गुण संधि है। ठीक है। अब दिया है गाधी सेतुर नाम, ये ऊपर लगा है रेप, यहाँ से ध्यान देना है। गांधी सेतु धन नाम, ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या होगा, विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग है और इधर आपका व्यंजन है, तो विसर्ग संधि लिख लीजिए। अब दिया है किंच, किम धन च, ये आपका होगा व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में ये आपका अनुनासिक व्यंजन होता है, वो व्यंजन का ही एक भेद है। अब बढ़ते हैं अगले संधि विच्छेद की तरफ। कर रेल यान सेतुरपि, र आ गया है इसमें, ध्यान देना है। तो ये आपका यहाँ पर है रेल यान सेतु धन अपि, यहाँ विसर्ग आया नी धड़ल्ले, एकदम धड़ल्ले से विसर्ग संधि होना ही होना है। ठीक है, विसर्ग संधि होगी। उसके बाद है नगरेस्मिन, नगरे धन अस्मिन, ये आपका पूर्व रूप संधि है। इससे पहले भी इसे आप ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन
दोहराया जा रहा है। पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि। बच्चों जब संधि पढ़ाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे हम। हो सकता है कि आप इसके बारे में और एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करें, या नहीं समझ में आए तो दुविधा हो कि इसका मतलब क्या हुआ मैम, आपने तो केवल ऐसे ही बता दिया। तो जब हम संधि का पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में आप सभी को पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग को बताएं। फिलहाल संक्षेप में आप सभी इतना समझते हुए नोट कर लेना। आप लोग आराम से इसे नोट करना, नहीं नोटबुक में तो कम से कम पुस्तक में सामने उसके पेंसिल से तो अवश्य ही लिख देना आप लोग, ताकि इससे हमेशा के लिए याद रहे। यहाँ दिया है इत्येते, इति धन एते। इत्येते का क्या हो गया, इति धन एते। ये आपका हो जाएगा यड़ संधि। उसके बाद दिया है गुरुद्वारेति, गुरुद्वारा धन इति, गुरुद्वारा धन इति। ये आपका हो गया गुड़ संधि, क्योंकि आ के आगे जब और आ के आगे ह्रस्व ये दीर्घी आएगी तो आपका गुड़ संधि ही होगा। चलिए यहाँ दिया है देशस्यास्य, यानी देशस्य फिर अस्य, दोनों में षष्ठी विभक्ति है, और ये संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। उसके बाद दिया है अद्यावधि, अद्य धन अवधि, इसमें भी आपका दीर्घ संधि ही होगा। चलिए अब आपका इसमें नया टॉपिक आ रहा है प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति माने स्वाभाविक, नेचुरल। अब प्रत्यय यानी कोई मूल शब्द जो है, जो प्राकृतिक रूप से जो शब्द बना है, उसमें प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसका कौन कौन सा भाग है इसमें लगा है, कैसे नए शब्द बनते हैं मूल शब्द से, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है संस्कृत का, इसे समझना अति आवश्यक है। दिया है समागतः, शब्द क्या है, समागतः। अब बच्चों ध्यान देना है, सम धन आ ये दोनों ही उपसर्ग हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले रहते हैं, उपसर्ग। और ये आपका जो है ये धातु रूप है, धातु रूप माने क्रिया का रूप है, और कत आपका प्रत्यय है। कत क्या है, प्रत्यय है। और इन चारों के मेल से शब्द बना है समागतः। ठीक है, अगर इसे समागता बनाना हो तो ये टाप शब्द यहाँ पर जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा शब्द है स्थितः। आस्था मूल शब्द है, आस्था माने बैठना, रुकना या ठहरना। ठीक है, और कत इसमें प्रत्यय लगा है, इन दोनों के मेल से शब्द बना है स्थितः। ये दिया है उत्कृष्टा। उत आपका उपसर्ग है, कृष आपका जो है मूल शब्द यानी धातु रूप है, कत प्रत्यय है, और टाप भी प्रत्यय है। टाप शब्द का प्रयोग किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग में करने के लिए लगाया जाता है। अगर उत्कृष्ट लिखना हो तो आपको ये टाप हटाना पड़ेगा, तो उत धन कृष धन कत बने उत्कृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्टः। अगर उत्कृष्टा लिखना है तो उत धन कृष धन कत धन टाप रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। टाप का प्रयोग किस लिए है, किसी शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए है। अब दिया है निर्गतः। निह आपका उपसर्ग है, गम आपका धातु रूप है यानी क्रिया का रूप है, अकत आपका प्रत्यय है। तो इस तरह से ये शब्द बनता है निर्गतः। निर्गतः माने निकलना। उसके बाद दिया है पूजनीयम। पूज आपका यहाँ पर मुख्य धातु रूप है,
और अनियर यहाँ पे प्रत्यय है। जब इन दोनों का मेल होता है तो शब्द बनता है पूजनीयम, यानी पूजन के लिए, पूजा के लिए। ठीक है, के लिए शब्द अर्थ प्रकट करता है। उसके बाद से यहाँ दिया है दर्शनीयम, दृश्य धन अनियर। दृश्य धन अनियर से शब्द बनता है दर्शनीयम, यानी देखने के लिए या दर्शन के लिए। उसके बाद शब्द है आश्रित्य। आ उपसर्ग हो गया, श्री आपका क्रिया का रूप हो गया, ल्यप आपका प्रत्यय हो गया। आश्रित्य माने आश्रित होना, आश्रय लेकर। ठीक है, इस तरह से प्रकृति प्रत्यय विभाग का प्रश्न आपका समाप्त हुआ। और अब है समास। समास में दिया है महानगरम, और उसके बाद से लिखा है महत च तत् नगरम, यानी महान वह और नगर, महान है वह नगर, यानी इसमें कर्मधारय समास है। समास विग्रह किया है ये, और ये है समास। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग का है। ठीक है, यहाँ दिया है सरस्वत्याः कुल गृहम, तो सरस्वत्याः में षष्ठी विभक्ति हुई है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष है, यानी सरस्वती का कुल गृह। महितल तिलकम, महितलस्य तिलकम। महितल मने पृथ्वी, तलस्य मने का, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है इसीलिए तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष दिया है। कौमुदी महोत्सवः, कौमुद्याम रचितः महोत्सवम, महोत्सवः, यह मध्यम पदलोपी समास है। ये संक्षेप में नहीं समझ में आएगा, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो आप समझ पाएंगे, इसलिए इसे भी संक्षेप में समझिए। सचिवालयः, सचिवानाम आलय, यानी सचिवों का आलय, जिसे आप लोग अंग्रेजी में सेक्रेटरी कहते हैं ना, सेक्रेटरी, उन्हीं का आलय है। ठीक है, इसमें षष्ठी विभक्ति है इसलिए षष्ठी तत्पुरुष इसमें भी है। गोल गृहम, गोलम तत् च गृहम, गोल है वह घर, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? तारामंडलम, ताराणां मंडलानि सन्ति यस्मिन् तत्, तारों का मंडल है जहाँ वह, यह आपका हो गया बहुव्रीहि समास, तारा मंडलम। तो बच्चों इस तरह से आपका जो है ये संधि, प्रकृति प्रत्यय और समास अब इसके आगे आपको मिलेगा द्वितीय पाठ का प्रश्न उत्तर। सबसे पहले द्वितीय पाठ का बच्चों की सरलता के लिए, आप लोग की आसानी के लिए हमने यहाँ पे लिखा है द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने इसे नोट्स में बनाया है इसलिए हमने लिखा है। और यहाँ पर श्लोक भी दिया है, हमने श्लोक दे दिया है क्योंकि इस पाठ में 2 श्लोक हैं और दोनों श्लोकों से प्रश्न पूछे भी जाते हैं और श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण है, इसलिए श्लोक को मैंने दे दिया है। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नाम्ना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मोह में हलंत। अर्थ हो जाएगा पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा है
दूसरा श्लोक है अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्यांगिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम पजगमो। अर्थ होगा यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल वररुचि पतंजलि अध्ययन कर ख्याति प्राप्त की थी। तो इस तरह से श्लोक का अर्थ हो गया। अब आपका दिया है मौखिक अभ्यास। मौखिक अभ्यास आपका पेज नंबर 12 पर होगा। पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगरस्य विषय द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। देखिए मौखिक है, चूँकि बोलना है, फिर भी हमने इस पर लिखने का प्रयास किया है उन बच्चों के लिए जो बोलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो उनके लिए है। उत्तरम में क्या है, पहला वाक्य बिहारस्य प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्रम आसीत्, यानी बिहार प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। बिहार की प्राचीन राजधानी, पुरानी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और जो इस समय पटना है। चलिए दूसरा लाइन है पाटलिपुत्रस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। 2 लाइन आप लोग बोल दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रह वदत्, यानी अधोलिखित माने अध लिखितानाम, यानी नीचे लिखे गए समस्त पदों का विग्रह बताइए या बोलिए। दिया है सचिवालय, अभी अभी आप लोगों ने इसे पढ़ा है। इसका समस्त पद क्या होगा, यानी विग्रह क्या होगा, सचिवानाम आलयः षष्ठी तत्पुरुष, गोलगृहम गोलतत् च गृहम कर्मधारय समास, महितल तिलकम महितलस्य तिलकम षष्ठी तत्पुरुष समास, महानगरम महत च तत्नगरम कर्मधारय समास, सरस्वती कुलगृहम सरस्वत्या कुलगृहम षष्ठी तत्पुरुष समास। ये हो गया आपका समास और ये हो गया आपका समास विग्रह। कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और प्रश्न पूछिएगा, जहाँ से भी समझ में नहीं आएगा कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूँगी आप लोग को बताने के लिए। अब दिया है संधि विच्छेद वदत्। देखिए वही चीज़ अब दोहरा रहा है, इसमें कह रहा है कि संधि विच्छेद बताइए या बोलिए। नगरे स्वयंतमम, नगरे सुधन अन्यतमम, ग्रामो अयम ग्रामः धन अयम। मों में यहाँ हलंत छूट गया है, हलंत लगेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद दिया है कालांतरेण यानी कालधन अंतरेण, पटनेति पटनाधन इति, निर्गता, निर्गता वाला तो एकदम में पक्का रट लेना बेटा आप लोग, निहधन गति, ठीक है। ये बार बार पूछता है, ये जो है ना ये पांचों जरूर बार बार ये आएगा, इसको ध्यान में रखना है, बार बार आता है ये। उसके बाद से दिया है अभ्यासः लिखितः, अभ्यासः लिखितः यानी लिखित वाले प्रश्न जो लिखने हैं। प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। किस भाषा में लिखिए, संस्कृत भाषा में। प्रश्न संख्या 1 है और 1 का क है। कह रहा है कुट्टिनम ताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति, यानी कुट्टिमत्ताख्य नामक काव्य की रचना किस कवि ने की है। तो आप उत्तर लिखेंगे
कुट्टीनं ताख्यं काव्यं दामोदर गुप्तो नाम कवे रचना अस्ति। यानी कुट्टीनम ताख्य नामक काव्य की रचना दामोदर गुप्ता ने नामक कवि ने की। प्रश्न संख्या 6 है, पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तर होगा पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। यानी पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 9, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशा आसीत्। बहुत बार पूछने वाला ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से समझना आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। प्रश्न संख्या घ क्या कह रहा है देखा जाए तो प्रश्न संख्या घ कह रहा है, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। यानी कि राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कैसी थी, इस नगर की स्थिति कैसी थी। उत्तरम होगा राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य प्रियदर्शिना सुतराम समृद्ध, बहुत ही सुंदर देखने योग्य थी। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा। उत्तर में लिखेंगे काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ राजशेखर अलिखत। यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर जी ने लिखा। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, देखिए फिर आ गए हम लोग संधि विच्छेद के पास। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत। यानी नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए या करिए। पाणिनि पिंगलाविह, पाणिनि पिंगलव। देखो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जा रही है क्योंकि पाणिनि और पिंगल दो व्यक्ति है, दो वचन हो जा रहा है, ठीक है। पिंगलव धन इह, ये आपका हो गया। और अत्युत्कृष्टा सिदति, 3 शब्द में होगा, अति धन उत्कृष्टा धन इति। उसके बाद से दिया है उत्सवाश्च, उत्सवा धन च। बच्चों यहाँ पर कहीं भी संधि का नाम नहीं पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ संधि का नाम नहीं बताया है। आप लोग को पाठ के शुरुआत में ही, क्लास के शुरुआत में ही बता दिया है। वहीं से आप लोग अगर क्वेश्चन में पूछेगा संधि विच्छेद का नाम तो आप वहाँ लिखेंगे। इस प्रश्न में संधि का नाम नहीं पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पे संधि का नाम नहीं दिया है। चलिए अब दिया है अस्योत्तर अस्याम, अस्योत्तर श्याम, अस्य धन उत्तर श्याम। उसके बाद दिया है गांधी सेतुर नाम, इसका होगा गांधी सेतु धन नाम। नगरस्यास्य संधि विच्छेद होगा नगरस्य धन अस्य। पुष्पाश्रिता, यहाँ होगा पुष्प धन आश्रिता, यहाँ विसर्ग छूट गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है संधि कुरुत, यानी संधि कीजिए। अभी तक तो संधि विच्छेद के बारे में बताया कि संधि विच्छेद कीजिए। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कि संधि कीजिए, यानी वर्णों के मेल को कीजिए, जोड़िए उसे। यहाँ दिया है बहुलम धन उत्पादनम, बहुलम धन उत्पादनम हो गया है बहुलमुत्पादनम, यानी मौ में ऊ जुड़ गया। ये जो ऊ है वो किस में जुड़ गया है, मौ में जुड़ गया है और यहाँ शब्द को लिख दिया गया है बहुलमुत्पादनम। गंगायाः तीरे, यहाँ हो गया है गंगा या, यहाँ चूक हो गई है मुझसे, गंगा यास तीरे होगा ऐसे, ठीक है।
यहाँ या रहेगा, गंगायास तीरे। ठीक है। अब उसके बाद से दिया है नगरे अस्मिन, नगरे धन अस्मिन, तो यहाँ पे आपका अवग्रह हो जाएगा। नगरे के बाद से अवग्रह करके लिखेंगे। ठीक है। ये जो यस का आकार है इसे अवग्रह कहते हैं। तो नगरे अस्मिन ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दिया है च धन अस्ति, यहाँ हो जाएगा चास्ति। शब्द धन अपि, शब्दोपि, इसमें भी अवग्रह लगा है, ऐसे यस के आकार का बनाना होता है। उसके बाद से अगला संधि विच्छेद कैसे संधि करना है, सर्वदा धन आक्रांतम हो जाएगा सर्वदा क्रांतम। इति धन एते इत्येते, ये भी बहुत बार पूछा है, इत्येते, इति धन एते इत्येते। उसके बाद से कह रहा है कि प्रश्न संख्या 4 में कि अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए पदों को अपने वाक्यों में संस्कृत में प्रयोग कीजिए। जो भी ये पद हैं यानी जो भी ये शब्द हैं इसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अब यहाँ दिया यद्यप, यद्यप माने होता है जबकि। ठीक है। तो लिखा है यद्यपि सः कुरूपः अस्ति किंतु विद्वान अस्ति, जबकि वह कुरूप है किंतु विद्वान है। संप्रति माने आज तक या इस समय। संप्रति पटना नगरम अति विशालम वर्तते, इस समय भी पटना नगर बहुत बड़ा है। अतीव, कौमुदी महोत्सवा गुप्त शासन काले अतीव प्रचलितः, यानी कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। यहाँ दिया है महान, पाणिनि संस्कृतस्य महान विद्वान आसीत्, पाणिनि संस्कृत के महान विद्वान थे। अगला शब्द है नगरम, पटना नगरम गंगायास तीरे अस्ति, यानी पटना नगर गंगा के किनारे है। अब दिया अत्र, अत्र माने यहाँ, अत्र मेघास्थनीज नामकः यात्री आगच्छत, यानी यहाँ मेघास्थनीज नामक यात्री आया था। जो भी ये शब्द हैं यानी जो ये पद हैं, जब आप वाक्य में प्रयोग करें अपने नोटबुक में भी, तो उसके नीचे रेखांकित कर लें, अंडरलाइन कर लें, ताकि पता चले किस शब्द से आपने वाक्य का प्रयोग किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी खाली जगहों को पूरा कीजिए। 5वां प्रश्न है क ख ग घ ङ करके दिया हुआ है और इसमें लिखा है गंगायाः उपरि गांधीर सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। बेटा आप लोग के किताब में ये नहीं होगा, हमने अपने नोटबुक में तैयार किया है, इसलिए पहले से इसमें लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ये सब खाली स्थान है आपकी किताब में। ठीक है। और मैंने इसे नोट्स में तैयार कर लिया है, आप लोग भी ऐसे ही अपने नोटबुक में तैयार करेंगे। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध गोल गृहम अस्ति, यहाँ गोल गृहम खाली स्थान में भरा गया है, यानी पाटलिपुत्र नगर में गोल गृह प्रसिद्ध है। ग दिया है पाटलिपुत्रस्य नामांतरम प्राप्यते, यानी पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या पाया गया है, तो यहाँ लिखेंगे कुसुमपुरम, कुसुमपुरम। उसके बाद से दिया है घ प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित, कब प्रचलित था, गुप्त शासन काले, यहाँ पे आप भरेंगे गुप्त शासन काले। अंग कह रहा है पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति, क्या भरा गया है इसमें, उत्तर श्याम, उत्तर श्याम दिशा में यानी उत्तर की दिशा में गंगा नदी प्रवहति बहती है।
प्रश्न संख्या 4 कह रहा है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आसीत। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि गुरु गोविंद सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे, इसलिए यहाँ 10म दिया है। ठीक है, आशा है आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, घबराना नहीं है। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। यानी नीचे लिखे गए वाक्यों से रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। ये एक अलग किस्म का बच्चों के सामने प्रश्न आता है, इसे समझते हुए आप लोग लिखेंगे। कह रहा है क में तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायन्ति। वहाँ तीर्थयात्री दर्शन हेतु आते हैं। तो अब ये जो रेखांकित है तीर्थयात्रिणः, इसी के आधार पे आपको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न कैसे बनेगा? उत्तरम में अब तत्र के दर्शनार्थमायन्ति, यानी वहाँ कौन आते, वहाँ दर्शन के लिए कौन आते हैं, तभी ना इसके आधार पे ये उत्तर निकलेगा। तो ऐसे ही आपको प्रश्न बनाना है। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्रम परिमितः जीर्णतामनुभूत। यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनाना है, किसके आधार पे? रेखांकित आधार पे। रेखांकित लिखा है मध्यकाले, तो प्रश्न बनाएंगे कैसे? कस्मिन् काले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीर्णता मवन्नभूत। यानी किस काल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। ग में दिया है मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जातः। यानी यहाँ पे रेखांकित क्या है? पाटलिपुत्रस्य। मुगल काल में पाटलिपुत्र का समुचित उद्धार हुआ था। अब इसी का प्रश्न बनाना है। मुगल काले कस्य समुद्धारो जातः, यानी मुगल काल में किसका समुद्धार या उद्धार हुआ था। भ है तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभूवन्। वहाँ सभी लोग आनंदमग्न थे। तो आनंदमग्न वाले से ही हमें प्रश्न बनाना है। यहाँ होगा तत्र सर्वे जनाः के अभूवन्। ठीक है, वहाँ सभी लोग कैसे थे। अब देखिए आपका अंगा प्रश्न है। तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। तो यहाँ हम रेखांकित, ये मेरी गलती है बेटा, आप लोग यहाँ से थोड़ा बना लेना, यहाँ रेखांकित करना मैं भूल गई। तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। तो यहाँ प्रश्न बनेगा उत्तर में तत्र कः बहुकृत्वा समागतः, यानी वहाँ कौन अनेक बार आए थे। प्रश्न संख्या 4 है कि नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। नगर की शोभा अशोक के समय में अत्यधिक सुंदर और समृद्ध थी। अब इसका प्रश्न बनाना है, तो इसी से बनाना है क्योंकि रेखांकित शब्द यही है। तो नगर की शोभा व्यवस्था, यानी नगरस्य शोभा कस्य समय सूत्राम समृद्धम अस्ति। तो नगर की शोभा किसके समय में सूत्राम और समृद्धम थी। इस तरह से आप प्रश्न बनाएंगे और बढ़ेंगे आप प्रश्न संख्या 7वें की तरफ। यहाँ पे बेटा एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, जब आप नोटबुक बनाएंगे तो एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। ये मेरे उस समय ध्यान से उतर गया था, देखिए, इसलिए ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे आप लिखने का अभ्यास करेंगे तो परीक्षा की कॉपी में जब ऐसे लिखेंगे, ऐसा क्या, इससे बेहतर लिखेंगे आप लोग, इससे सुंदर लिखेंगे, तो आपकी राइटिंग जो है
देखने में अच्छी लगेगी और मूल्यांकन करता आपको अंक अच्छे तरीके से देंगे। मैंने भूल बस यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। चलिए, प्रश्न क्या था, प्रश्न पहले ले लें। हाँ, रेखांकित प्रयुक्ता रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति लिखति, यानी रेखांकित जो पद हैं, शब्द हैं, उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, किस विभक्ति का प्रयोग किया गया उसे लिखिए। देखते हैं अब इसमें देखिए, क ख ग घ प्रश्न है। पर काले काले उत्सवा भवन्ति स्म, समय समय पर उत्सव होते थे। समय समय पर उत्सव होते थे, काले काले में हो गया सप्तमी विभक्ति और एक वचन में, हालांकि वचन नहीं पूछा है फिर भी हमने दे दिया है कि वचन भी बच्चों को पता चले। तो समय समय पर उत्सव होते थे। ख में दिया है तस्य संकेता अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, तस्य तयो तेषाम, षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है। ग में कह रहा है कि नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धमागात। नगरम में कौन सी विभक्ति है आपको बताना है, यानी यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो इसमें आपका नगरम में होगा प्रथमा विभक्ति और एक वचन। घ कह रहा है कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत। कौमुदी महोत्सव में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपकी प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, और एक वचनम में है। अंग कह रहा है दुर्गा पूजा वसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते। बेटा इसमें हमने अंडरलाइन करना भूल गया है, चलिए रेखांकित कर दिए। दुर्गा पूजा वसरे में होगा सप्तमी विभक्ति और एक वचन। इस प्रकार से आप लोग का 7वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि स्तंभ द्वये लिखितानां शब्दानां मेलनम कुरुत, यानी ये भी एक स्तंभ है, खंभा है, और ये भी एक खंभा है। ठीक है, दो खंभा है और दोनों का मिलान करना है, तो दोनों ही शब्दों से मिलान करना है। किताब में दिया है कि मिलान कीजिए, लेकिन मिलान करने का हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से करते हैं, जो कि सही तरीका क्या है उसके आधार पे हमने नोट में बनाया है। यहाँ आप क लिख दिए और क के आगे जो शब्द है ठीक उसके सामने लिखिए, तब आपके सभी शब्द मिल जाएंगे और सभी शब्दों का मिलान सही होगा। तो देखिए मही मने होती है पृथ्वी, तो इसके सामने हमने लिखा पृथ्वी। सुतराम मने अत्यधिक, पुरंदर मने इंद्र, अन्यतमम मने एकतमम, उत्कृष्टा मने प्रकृष्टा, आगतः मने आगच्छत। बच्चों शब्द मिलान करने से पहले ये समझ लो, ये सब एक दूसरे शब्द के अर्थ हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इस तरह से अपने नोट्स बुक्स में आप मिलान करेंगे। ऐसे तिरछा मत करना कि इसका मिलान इससे करे, इसका मिलान, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जो कि हिंदी में पूछे जाते हैं कि किसकी राजधानी पाटलिपुत्र या पटना है, बिहार की। गोलघर कहाँ अवस्थित है, पटना में यानी पाटलिपुत्र में। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में। आगे दिया है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, पाटलिग्राम था। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, गांधी सेतु है। और आगे जो दिया है प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन थी, पटन देवी। कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त। राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा है।
चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का संस्थापक था। मेघास्तनीज पटना किसके शासन में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था। उसके बाद दिया है पाटलिपुत्र वैभव पटना के किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का यानी पटना का वर्णन है। उसके बाद है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त काल में यानी गुप्त वंश काल में। चलिए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, घबराइएगा नहीं। 15 है वर्तमान पटना का इतिहास कितना प्राचीन है? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व। पाटलिपुत्र को भविष्य में महानगर होने की भविष्यवाणी किसने की थी? तो बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने। यूनान का राजदूत कौन था? मेघास्थनीज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके की दृष्टि से भी और पाठ के दृष्टि से भी। वेनसांग कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का था। इत्सिंग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। अब इत्सिंग के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की मेगास्थनीज ने। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के होगा के और कौन से नाम थे? कुसुमपुर, पुष्पपुर और पाटलिग्राम। पाटलिग्राम 3 नाम थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद दिया है पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि कहाँ से अध्ययन प्राप्त कर ख्याति प्राप्त किए? तो इन्होंने पाटलिपुत्र से विद्याध्ययन किया था। इस प्रकार से बच्चों यह इस पाठ का यानी द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव का लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न, संधि विच्छेद, समास, प्रकृति प्रत्यय सभी चीज़ों का जो है इसमें गहराई से बताया गया और आप सभी ने अच्छे से समझा भी। और आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। क्लास कैसा लगा? अगर क्लास बड़ा लगा है तो भी क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अक्सर बच्चों की शिकायत है कि मैम हमको वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई दूसरी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। अधिक समय अब नहीं लेते हुए इसी पे वीडियो समाप्त करते हैं, क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।